हेलो 12th क्लास। आज फिजिक्स में हमारा सेकंड चैप्टर धारा विद्युत में हमारा जो टॉपिक है क्या है, सेलों का संयोजन। ठीक है, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। जैसा कि इसके पहले ही पढ़ चुके हैं हम प्रतिरोध और संधारित्र, दो में हम जो है दो श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं और उनके लिए फार्मूला निकाल चुके हैं। अब यहाँ हमें किसके लिए पढ़ना है, सेलों के लिए। तो सेलों को हमें संयोजन के लिए आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसा पीछे था हमें कि हमारे पास जो है सेल है कम वोल्टेज के हैं और हमें ज़्यादा वोल्टेज की धारा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलों को श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए वही जैसे पीछे हमने डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है। तो डेफिनेशन में हम आते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने एन सेल लिए हैं, ये डायग्राम में तीन ही है, डेड डेस्क करके हम एन भी बता सकते हैं इस डायग्राम में, डेड डेस्क करके एन। तो तीन सेल जोड़े तो ये पहले का प्रतिरोध, पहले का विद्युत वाहक बल ये है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आ रहा है। ऐसे ही हमने क्या है, सेम वोल्टेज के एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो जोड़ने की जो डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूँकि इसमें सिरे हैं, पिछले वाले में सिरे थे, इसमें क्या है धन और ऋण सिरे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से, दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को तीसरे सेल के धनात्मक सिरे से, और अंत में प्रथम सेल के धन सिरे को और अंतिम सेल के ऋण सिरे को ए और बी के मध्य क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ में क्या हुआ, आई धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, परिपथ में जो महाधारा बह रही है इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, और सेल के अंदर का प्रतिरोध कितना लिए हमने, स्मॉल आर लिए। ठीक है, अब इसमें व्यंजक पे आते हैं। तो व्यंजक में हम क्या मानेंगे, कि माना हमने क्या एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक का सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। ठीक है, एक सेल का जो वोल्टेज है या विद्युत वाहक बल बोलेंगे तो कितना है, ई है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। एक सेल की बात करें तो एन सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई, चूँकि एक सेल का एक है, दो सेल का दो, तीन सेल का तीन, इसी तरह एन सेल का कितना आएगा, एन ई होगा। इसके साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, चूँकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एन आर। एन आर कैसे आया, चूँकि हमारे पास फार्मूला पीछे निकाले हमने, जब सेलो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 + R2 + R3 डैश डैश द जितने भी प्रतिरोध हों। तो यहाँ पर चूँकि हम एन सेल जोड़े हैं तो उनका आंतरिक प्रतिरोध भी एन होगा और प्रत्येक का प्रतिरोध आर है, तो इसमें हमने ले लिया R1 का मान भी आर, आर आर डैश डैश कहाँ तक, एन सेल तक जोड़ा है। परिणामी प्रतिरोध को हमने कैपिटल आर डैश मान लिया है, तो एक आर, दो आर, तीन आर, एन तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एन आर हो जाएगा। तो जो हमारा परिणामी प्रतिरोध है किसका, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, कुल सेल का एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं फिर से। अगर यहाँ पर हम पूरा फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एन ई, जैसा पीछे हमने बताया। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में चूंकि प्रतिरोध जोड़े हैं, पीछे भी हम कर चुके हैं, फिर से यहाँ पर हमने हुआ है, तो आर डैश बराबर वही है R1 + R + R + R डैश 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 एन। चूँकि यहाँ पर R1 R2 इसलिए नहीं ले रहे हैं चूँकि सबका प्रतिरोध समान है, इसलिए R R R ले रहा है। अगर अलग अलग प्रतिरोध होते तो यहाँ पर R1 R2 R3 लेते। ठीक है, तो सबको जब जोड़ेंगे एन तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आर। तो ये हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, एन आर। लेकिन बाहरी प्रतिरोध जुड़ा है, चूँकि परिपथ के सेल के अंदर तो प्रतिरोध है लेकिन बाहर भी प्रतिरोध है, तो उसको हम क्या माने, आर। यदि बाहर प्रतिरोध कितना आर है तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, सेल का प्रतिरोध कितना है, एन आर, और बाहर प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर। तो जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, कुल परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। अब धारा निकालेंगे हम, अगर परिपथ की धारा, तो परिपथ की धारा बराबर फार्मूला का होता है, आई बराबर V/R होता है, मतलब विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों क्या है बता चुके हैं पहले ही, सेम होते हैं, थोड़ा सा सिर्फ फर्क होता है इसमें। ये बंद परिपथ के लिए होता है विद्युत वाहक बल, और जो विभवांतर है वो खुले परिपथ के लिए होता है। तो विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, ये फार्मूला है। ठीक है, ओम के नियम से। तो कुल विद्युत वाहक बल सेल का कितना है, एन ई है, यहाँ रख दिया, और कुल प्रतिरोध जो हमने निकाला है वो कितना है, एन आर + आर। तो ये क्या हो गई, परिपथ में बहने वाली धारा। यदि हम एन सेलों को किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो धारा है कुल धारा कितनी होगी, इतनी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, स्थितियाँ हैं। ठीक है, विशेष स्थितियाँ में अगर हम देखेंगे इसकी स्थितियाँ, पहली क्या है, यदि चूँकि यहाँ पर दो प्रतिरोध है, कैपिटल आर है जो कि बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर हुआ क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो दो कंडीशन इसमें हो सकती है। पहली वाली क्या हो सकती है, हो सकता है बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो
और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो, तो हमने क्या लिए कि यदि कंडीशन क्या हो कि यदि आर का मान क्या हो, कैपिटल आर का मान ज़्यादा हो, किससे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर क्या है, छोटा, तो स्मॉल आर छोटा, तो उसकी क्या करेंगे हम, उपेक्षा कर देंगे। स्मॉल आर की क्या करेंगे कि उपेक्षा करने पर, चूँकि इसका मान कम है इसकी तुलना में, तो हम इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। जब इसकी उपेक्षा कर देंगे यहाँ से, स्मॉल आर चूँकि खत्म हो गया, इसका मान नगण्य मान लिया, तो हटा देंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा, एन ई अपॉन आर। ठीक है, इसको हम क्या ले सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन आर। ठीक है, अब ई अपॉन आर की अगर हम बात करेंगे तो ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल है, और ये क्या है, प्रतिरोध है। मतलब कि ई अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। ठीक है, मतलब आई बराबर ई अपॉन आर, मतलब ये एक सेल में बहने वाली धारा है गुणा एन, तो क्या होगा, आई बराबर एन गुणा एक सेल में बहने वाली धारा। ये ई अपॉन आर किसका, एक सेल का विद्युत वाहक बल है, मतलब ये एक सेल की धारा है, एक सेल की धारा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई बराबर एन इंटू एक सेल में भरी बल। मतलब ये है कि जितने भी हम सेल लगाएंगे उसमें क्या होगा, एन का गुणा हो जाएगा। मतलब कि जो हमें धारा चाहिए, जितनी भी धारा चाहिए, अगर हम एन से एन को जोड़ेंगे तो हमें एन गुना, एन का गुणा है तो एन गुना धारा प्राप्त हो जाएगी। चूँकि हम जोड़े भी इसीलिए हैं कि अगर हम 10 सेल को जोड़ रहे हैं तो हमारे को क्या है, 10 गुना धारा मिले, या 20 सेल को जोड़ रहे हैं तो हमें कितनी गुना, 20 गुना धारा प्राप्त हो। तो ये हम श्रेणी क्रम में जोड़ने में हमें कब फ़ायदा होगा, जब आर का मान क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, स्मॉल आर से। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में क्या है, आर का मान छोटा हो और स्मॉल आर का मान ज़्यादा हो, मतलब बाह्य प्रतिरोध का मान कम हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैपिटल आर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जब कैपिटल आर को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, हमारे पास फार्मूला ये है, कैपिटल आर को यहाँ छोड़ दिए, खत्म कर दिए, तो क्या हुआ, एन ई अपॉन एन आर। ये कितना हो गया, एन ई अपॉन एन आर, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ई अपॉन आर। ई क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल, और ये क्या है आर, प्रतिरोध। प्रतिरोध में कुछ भी हो सकता है, बाहर भी ले सकते हैं, आंतरिक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो एक सेल का विद्युत वाहक बल है, और ये क्या है, प्रतिरोध। तो ई अपॉन आर किसका मान होता है, आई का मान होता है, मतलब परिपथ की धारा। तो ये क्या होगा, एक सेल का विद्युत वाहक बल है, मतलब ये एक सेल की धारा है, तो ये क्या है, आई बराबर एक सेल की धारा। मतलब क्या है, यहाँ देखो एन नहीं प्राप्त हो रहा है, एन प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब हमें एन गुना धारा नहीं मिल रही, सिर्फ एक सेल की धारा प्राप्त हो रही है। जबकि पीछे इसमें वाले में क्या हो रहा है, हमें एन गुना एक सेल की धारा, मतलब एन गुना धारा मिल रही थी। इसका मतलब ये है, यदि हम सेल को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो हमें कब फ़ायदा मिलेगा, एन गुना धारा कब मिलेगी, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो और आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, इस कंडीशन में हमें एन गुना धारा मिलेगी। लेकिन इसका उल्टा अगर रहता है कि इस बाह्य प्रतिरोध का मान कम है और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज़्यादा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें जो कुल धारा है वो एक सेल के बराबर ही धारा प्राप्त होगी। इसलिए हम इस कंडीशन को क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन हमें प्राप्त हो रही तो हम इसको सेल को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ फ़ायदा कब होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने का, जब यदि कैपिटल आर का मान ज़्यादा हो। अब दूसरी कंडीशन ये कब सत्य होगी, इसके लिए हम कौन सा संयोजन करेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब अगला तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में आप जैसे जानते ही हैं कि समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक के नीचे एक हम सब सारे जो भी हम जिसको भी जोड़ते हैं एक के नीचे एक करके क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसकी डेफिनेशन भी अगर हम लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे, सभी सेलों के यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि हमेशा धन और ऋण के लिए जो धन की डंडी होती है वो बड़ी होती है और ऋण की छोटी होती है। तो हम क्या करेंगे, सभी के धन सिरों को एक सिरे से और ऋण सिरे को दूसरे सिरे से जोड़कर इनके बीच बाह्य परिपथ को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम समांतर क्रम की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों को धन ध्रुवों को या धन सिरे को एक बिंदु से और ऋण ध्रुवों को दूसरे बिंदु से जोड़ने पर दोनों के मध्य बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे परिपथ में क्या होने लगती है, धारा बहने लगती है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब हम व्यंजक पे आते हैं, सूत्र पे आते हैं। चूँकि हमने एन सेलों को किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। डेडेस भी कर सकते हैं इसको, हमने लिखा है यहाँ पर, आप जो लिखेंगे, माना एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, जैसे पीछे हमने लिया था, इसमें भी क्या है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है। चूँकि सभी सेलों के धन ध्रुव एक बिंदु से तथा ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होता, तो जुड़े हैं तो क्या होगा, इनका विभवांतर बोलो या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक समान होगा। चूँकि इसके पहले ही बता चुके हैं, यदि सारे प्रतिरोध या सारे सेल या कुछ भी परिपथ अगर हम जोड़ रहे हैं वो सब एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर और यहाँ विद्युत वाहक बल है, तो दोनों कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। अगर अलग अलग होता तो
अलग अलग सिरे से जुड़े होते तो विद्युत वाहक बल या विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही बिंदु से जुड़े हैं तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, एक समान होगा। तो इसी तरह हम बात करें एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तो एन सेलों का विद्युत वाहक बल भी कितना होगा, ई होगा। क्यों ई होगा, चूँकि क्या है सभी सेल एक बिंदु से जुड़े हैं और एक ही बिंदु से जुड़े होने के कारण सभी सेलों का विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, एक ही होगा। तो कुल एन के कारण भी ई हो, एक के कारण भी ई होगा और एन के कारण भी विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई होगा। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, चूँकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर फार्मूला बदल जाएगा। तो यहाँ हमने परिणामी प्रतिरोध को r डैश मान लिया और सबके जो बाकी प्रतिरोध है सबका मान r है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, चूँकि हर एक समान है तो एक बार लिख देंगे r को, ऊपर 1 1 1 2 3 ऐसे जोड़ते जोड़ते n तक जोड़ेंगे, n तक जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ऊपर n हो जाएगा। तो इसको पलट देंगे, ठीक है, इसको पलटेंगे तो r डैश ऊपर आ जाएगा, तो ये भी पलट जाएगा तो r/n। तो हमारे पास जो परिणामी प्रतिरोध है किसका, सेल का, कितना आएगा, r डैश बराबर r/n। ठीक है, तो हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल सेल का कितना होगा, E ही होगा और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया, r/n। ठीक है, अब चूँकि बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा है, जैसा पीछे थे हम बता रहे, इसमें क्या है, बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा है r, तो बाह्य प्रतिरोध जुड़े होने के कारण उसको r प्लस कर देंगे तो r प्लस, और जो आंतरिक प्रतिरोध कितना आया, r/n। ठीक है, अब परिपथ की धारा निकालेंगे तो सेम I बराबर कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है, सभी सेलों का मिला के भी विद्युत वाहक बल कितना हो रहा, E हो रहा, और कुल प्रतिरोध कितना है, r प्लस r/n। ठीक है, r प्लस स्मॉल r/n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये nr और n कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये ne/nr प्लस r। ये क्या हो गई, परिपथ में बहने वाली धारा किस क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में। अब इसमें भी कंडीशन हम देखते हैं, इसमें भी अगर स्थितियों पे आते हैं तो इसकी स्थितियां अगर निकालेंगे हम, तो पहली कंडीशन वही, यदि r का मान क्या हो, ज़्यादा हो, कैपिटल R ज़्यादा हो और स्मॉल r क्या हो, कम हो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्मॉल r को छोड़ देंगे। स्मॉल r को छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्मॉल r को हमने छोड़ दिया, देखिए इस फार्मूले में छोड़ देंगे, हटाया आएगा, ये कितना हो जाएगा, ne/nr, n से n क्या हो गया, कैंसिल, तो E/r। E क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल अपॉन r। कहीं भी n का शब्द का इस्तेमाल नहीं है, मतलब ये जो धारा में मिल रही है वो किसके बराबर है, एक सेल की धारा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, यदि कैपिटल R स्मॉल r क्या हो, ज़्यादा हो और कैपिटल R क्या हो, कम हो, इस कंडीशन में क्या करेंगे, कैपिटल R को छोड़ देंगे। कैपिटल R को जब यहाँ छोड़ेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या आएगा, ne/r। यहाँ कितना आ गया, ne/r। तो n को हटाएंगे, E/r। E क्या है, एक सेल की धारा है, r प्रतिरोध है, तो मतलब ये E/r क्या है, एक सेल की धारा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, n गुणा एक सेल की धारा। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें चूँकि समांतर क्रम में जोड़े तो समांतर क्रम में हमें n गुना धारा कब मिलेगी, जब स्मॉल r का मान क्या हो, ज़्यादा होगा। इसके पहले में उल्टा रहा, स्मॉल r का मान अगर ज़्यादा है तो हमें एक सेल के बराबर धारा मिल रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हमने बताया जैसे पिछले वाले में, यदि कैपिटल R का मान ज़्यादा है, कैपिटल R का मान ज़्यादा है और हमें n गुना धारा प्राप्त करना है तो हमें किस क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और अगर स्मॉल r का मान ज़्यादा है और हमें n गुना धारा प्राप्त करना है सेलों से, तो हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक है तो समांतर क्रम में सेलों से n गुना धारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन थे हमारे, श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आसान भी है, अगर एक बार दो बार इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। ओके, बाय।